भाजपा को तीसरी बार क्यों चुने लोग जब देखते हैं कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी ने सेवाएं दी, ऐसे अंतर है। किसान, जवान और पहलवान का एक नैरेटिव बन गया है। किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लाइक करता है। चुनाव से पहले आपने घोषणा की कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। उसको हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर हम रजिस्ट करेंगे। अग्निवीरों को आप रोजगार देंगे और कांग्रेस बेरोजगार होगी। कांग्रेस बेरोजगार होगी। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं और उनका कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है? आप किसान संगठनों ने आगे आकर के प्रशंसा की है। परिवारवाद के खिलाफ रही है भाजपा हमेशा, उसके बाद भी इस बार 10 नेताओं के परिवारों को टिकट। परिवारवाद एक दल को चलाने वाला व्यक्ति है कि एक दल अपनी मनमर्जी करता है। राव इंद्रजीत भी कई बार इशारा करते हैं कि लेडीज के दावेदार हैं, और उसके कुछ दिन बाद अनिल विज साहब ने भी कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकता। मैं कभी भी इस भावना से नहीं ले रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूँ। मैं इस भावना से नहीं चल रहा हूँ। मेरे को तो एक जिम्मेवारी दी है पार्टी ने, मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। कमल का फूल तो एक ही था। हमने उनको कहा कि एक कमल का फूल है, बाकी को तो 10 लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक को मिलेगा। कांग्रेस के अंदर तो इतना बड़ा द्वंद्व है कि बापू बेटा ही तो बात शायद कर लेते होंगे कांग्रेस में, बाकी मुझे नहीं लगता कोई और बात कर ले आपस में बैठ करके। तो अरविंद केजरीवाल को कितना प्रभावशाली और अपने मतलब भाजपा के कितना वो कट्टर साधक हो सकते हैं? जो ये व्यक्ति बोलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गया हो, तो कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं कर रहा। वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम किंग मेकर बनेंगे। कहेगा किंग में भ्रष्टाचार का किंग मेकर बनेगा? भ्रष्टाचार का उसको पूछना चाहिए, कहते भ्रष्टाचार का किंग मेकर बनेगा। नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम हैं अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के आवास पर। विधानसभा चुनावों की पूरी गहमागहमी है, माहौल गर्मा गया है। धुआंधार प्रचार भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से हो रहा है। क्या मुद्दे हैं, क्यों इस बार तीसरी बार भाजपा को लोग चुने, और क्या कठिनाइयाँ या क्या चुनौतियाँ भाजपा के समक्ष हैं, आइए जानते हैं। सीधी बात करते हैं नायब सिंह सैनी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब। भाजपा को तीसरी बार क्यों चुने लोग? देखिए सर, आपने जो क्वेश्चन किया है कि भाजपा को तीसरी बार क्यों, भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद, सबको समान रूप से लेकर के चलना, समान रूप से विकास करना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 10 वर्षों के अंदर इसको मजबूती से बढ़ाया है। इस बात की चर्चा ग्रामीण क्षेत्र में भी, चौपाल के ऊपर भी, और शहर में वार्ड के ऊपर भी, दुकान के ऊपर भी इस बात की चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने निस्वार्थ भाव से 10 वर्षों में प्रदेश को एक गति से आगे बढ़ाया है, लोगों के जीवन को सरल किया है। कंपैरिजन करते हैं लोग, देखते हैं लोग जब देखते हैं कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी ने सेवाएं दी, ऐसे अंतर है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस यहाँ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ, एकदम बड़ा अंतर लोगों को दिखाई देता है। ये अंतर भी इसलिए क्योंकि मैंने कहा है कि लोगों के जीवन को सरल करने का काम, सुगम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में मजबूती से हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा करके किया है। एक भी वर्ग नहीं छोड़ा, एक भी समाज नहीं छोड़ा जिसको कहीं ना कहीं उसको लाभ न पहुंचा। हर व्यक्ति को 2,80,00,000 लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्परता से, मजबूती से उनके लिए काम करती है। युवाओं के अंदर जो विश्वास खो चुके थे, युवा एक बोलता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से लगेगी। वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। जो पढ़ने वाले लोग थे वो भी हीन भावना के शिकार हो गए थे
गरीब परिवार के यहाँ तो नौकरी पहुंचती ही नहीं थी। पहुंचे भी कैसे? उनके पास संसाधन नहीं थे। अगर कोई संसाधन जुटाता था या तो जमीन बेच देता था, परिवार के गहने बेच देता था, या फिर वो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेता था। इस प्रकार का वातावरण वो कांग्रेस के शासन में था और तभी युवा का विश्वास वो खो चुका था, रास्ता भटक चुका था, वो गलत रास्तों के ऊपर बढ़ रहा था। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो विश्वास, जो युवाओं के अंदर उत्साह पिछले 10 वर्षों के अंदर भरा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज वो विश्वास उनके अंदर जगा है। ये तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो आप लोग जो लेके जा रहे हैं? भाजपा जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में है, नहीं, बिना पर्ची खर्ची वाला तो है, हम जो मान रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुद्दे कई हैं, आपके सामने हैं। सर, मैं आपको बताता हूँ कि आपका ही अखबार लिखता था कि आज पैसे के अभाव के कारण बेटे को हॉस्पिटल के अंदर गिरवी रखना पड़ा। 2014 से पहले स्थिति थी, गरीब व्यक्ति के सामने बड़ी समस्याएं थी। कांग्रेस ने नहीं उस दर्द को समझा, कांग्रेस के अंदर वो दर्द नहीं था। कांग्रेस तो गरीब व्यक्ति का शोषण करती थी, उसको तो वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके उनको सशक्त और मजबूत किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुड्डा साहब ने पिछले चुनाव के दौरान, जब 2009 का 14 का ये चुनाव था, उसके अंदर 14 से पहले कुछ लॉलीपॉप दिए कि 100 गज का प्लाट देंगे। ना प्लाट दिए उनको, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया। वो घूमते रहे, खाली उनके लिए डिमार्केशन कर दी, यहाँ आपका प्लाट, यहाँ पता नहीं था, ना कागज था, ना कब्जा था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। हरियाणा प्रदेश के जो ऐसे इफेक्टेड लोग थे जिनको 100 गज के प्लाट का झांसा दे दिया, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया, ऐसे सब लोगों को हमने कागज और कब्जा देने का काम एक समय के अंदर किया। और मैंने वहीं पर एक संकल्प लिया, मैंने वहीं पर कहा कि अगर कोई जो फ्रेशर व्यक्ति है जिसके पास प्लॉट नहीं है, उसको भी हम 100 गज का प्लाट देने का काम करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा जिस व्यक्ति के पास 100 गज का प्लाट ना हो। इतना बड़ा मुद्दा ये किसान, जवान और पहलवान का जो नैरेटिव बना है, इसको आप कितना मान रहे हैं कि इफेक्ट कर रहा है भाजपा? नहीं, देखिए, जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया है, क्योंकि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा तैयार करती है और झूठ को फैलाने का फिर काम करती है। किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लाइक करता है, किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बाहर नहीं है। ये तो कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। मैंने तो पूछा है, ये हिसाब मांग रहा था, मैंने कहा कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, किसानों के लिए क्या किया है? आप कुछ तो बता दो, एक क्वेश्चन बता दो, 2 बता दो भी हमने ये किया है, ये नहीं किया। हमने कितना काम किया किसानों के लिए, किसान के हित में? किसान इस बात को लेकर के खुश है। हमने किसानों की अगर फसल का खराबा हुआ है, कांग्रेस से 6-7 गुना ज्यादा, इन्होंने तो 1100 कुछ करोड़ रुपए दिया, हमने 13,500 करोड़ रुपए दिया। ये कई गुना ज्यादा किसान की फसल के खराबे का पैसा हमने दिया है। किसान संतुष्ट है। हमने किसान की जो फसल है, पिछले अगर 10 वर्षों के अंदर हम देखें, हमने 14 अन्य फसलें उसकी एमएसपी पर खरीदी हैं, उसका डायरेक्ट लाभ उसको दिया है। किसान संतुष्ट है। अभी हमने कहा है कुछ रोज पहले कि हम किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस ने अपने जो इनका गारंटीज हैं उसमें लिखा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी का जो इन्होंने वादा किया है, जो गारंटी दी है कि, तो सर क्या लगता है कि ये कानूनी गारंटी वाला जो है वो कितना इफेक्ट करेगा? देखिए सर, क्योंकि इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये झूठ का पुलिंदा है, ये आज का नहीं है। मैं झूठ का पुलिंदा क्यों कहता हूँ, आप उसके अंदर ध्यान में आएगा। इस बात को पूरा मैं प्रदेश के लोगों से शेयर कर रहा हूँ। झूठ का पुलिंदा इसलिए बोलता हूँ, ये झूठ की स्क्रिप्ट लिखी गई,
ये लिखी गई। सबसे पहले ये जूट का परिंदा हिमाचल में उतारा गया, फिर कर्नाटक में उतारा गया, फिर तेलंगाना में उतारा गया। मैं ज़्यादा तो चर्चा नहीं करूँगा, वायदे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा किए थे, हिमाचल के साथ भी, कर्नाटक के साथ भी और तेलंगाना के साथ भी वायदे बड़े बड़े किए गए थे, परंतु एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने मेन वायदों में जो कहा कि हम हर साल 1 लाख बच्चों को रोजगार नौकरी देंगे, ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, इन्होंने अपनी घोषणाएं की हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि हम महिलाओं को 1500 रुपये महीने के देंगे, हिमाचल में कही, ये मैनिफेस्टो में कही, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही। एक इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष रह गए, 1 साल पहले तो चुनाव ही शुरू हो जाता है। 2 वर्ष हो गए, 2 वर्षों के अंदर आज तक ऐड नहीं निकली, एक बच्चा नौकरी नहीं लगाया, एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया, एक भी यूनिट फ्री नहीं करी, यूनिट के रेट बढ़ा दिए बिजली के। और नौकरी तो क्या देनी थी, नौकरी तो क्या देनी थी, उल्टा सरकार का बयान आता है कि हमारे पास जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये इस प्रकार का लोगों का वोट लेकर के, सजवाग दिखा करके, झूठ का पुलिंदा उतार करके लोगों का शोषण कर रहे हैं। क्या इनकी सोच है? ये सेम पोजीशन कर्नाटक में की, यही सेम पोजीशन तेलंगाना में की। तेलंगाना में तो ये भी कहा, मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा वहाँ भी सरकार हो गई है तेलंगाना के अंदर, इन्होंने वहाँ पर कहा कि हम 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक किसी को गैस का सिलेंडर नहीं दिया 500 रुपये में। इन्होंने कहा था 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया। और यही हालात कर्नाटक के अंदर किया। कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पास विकास कार्यों को करने के लिए बजट नहीं है। ये अगर आपकी एक हरियाणा में कहावत है कि चादर उतनी पसारिए नहीं, जितनी आपकी चादर है उतने आप पसारे, जितनी आपकी चादर है उतने आप पसारिए, परंतु ये तो चादर से बाहर पांव पसार लिए। कांग्रेस की चादर फट चुकी है, अब उसका जनाजा। चुनाव से पहले आपने घोषणा की कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। विपक्ष अग्निवीरों के लिए मुद्दा बना रहा है कि 4 साल की सेवा के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, और क्या यही कारण है कि अमित शाह जी को इनको रोज सरकारी नौकरी की गारंटी देनी पड़ी? सर विषय ये नहीं है, विषय हमारी नीति का है, विषय हमारी योजना का है। हमने जो योजना बनाई है, हमने जो नीति बनाई है, बेरोजगार हमारा अग्निवीर नहीं है, बेरोजगार तो कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस बेरोजगारी के कगार पे चली गई है। कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं बचा। कांग्रेस की दुकान में अगर कुछ थोड़ा बहुत सामान है, वो झूठ का सामान है, झूठ परोसते हैं, इससे अलग कोई सामान नहीं है। हमने अग्निवीरों को ये बात कही है, सारे अग्निवीर कोई वापस नहीं आ रहे हैं। वहाँ से उनको आर्मी में जितनी आवश्यकता होती है, जैसे भर्ती होती है, उस भर्ती के हिसाब से जो उनको अच्छे स्किल युवा उसके अंदर होंगे तो उनको आर्मी के अंदर रखेंगे। वो सारे नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर से अगर कुछ आएंगे। ये भ्रामक स्थिति कांग्रेस पैदा कर रही है। जो हमारा अग्निवीर आएगा उसको हम हरियाणा सरकार के अंदर हमने, चाहे एक बी ग्रुप है, चाहे सी ग्रुप है, या बी और डी ग्रुप है, उसके अंदर हमने 10% का आरक्षण दे करके कि किसी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर हम रजिस्ट करेंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेंगे। कोई भी अग्निवीर फ्री नहीं रहेगा, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा है। हाँ, अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, उसके लिए भी हमने अलग से ये सोचा है कि उस अग्निवीर को हम 5 लाख रुपया बिना ब्याज के मुहैया कराएंगे, ताकि वो अपने बिजनेस को खड़ा कर सके, चला सके। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई अग्निवीर हमारी जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है उसके अंदर अग्निवीर काम के लिए लगता है, वहाँ रोजगार के लिए लगता है, और वो इंडस्ट्री वाला उसको 30,000 40,000 की सैलरी देता है,
तो हम उस इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव देंगे, अलग अलग उसके अंदर विषयों के अंदर इंसेंटिव उसको मिलेगा। ये भी हमने निर्णय किया है हमारी सरकार अग्निवीरों को लेकर के, क्योंकि हमारी नीति हमारी योजना का हिस्सा है और उसके अंदर हम बड़े सजग हैं। सही से अब आपने हरियाणा जो है अपना पूरा देश में पहला ऐसा स्टेट है जो 24 फसलों पर MSP है, और आपने जो फसलें सूख रही थी पानी की कमी से उनका भी आपने मुआवजा दिया, चुनाव से ठीक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं और उनका कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए हमारी तरफ से नहीं, सामने आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने ये निर्णय किया कि हम 24 फसलें MSP पर खरीदेंगे, जो किसान संगठन थे उन्होंने आगे आकर के प्रशंसा की। हम कैसे कह दें? फिर उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कौन लोग हैं। जब किसान संगठनों ने आकर के प्रशंसा कर दी, अगर विरोध करने वाले कौन लोग हैं फिर आप लोग समझ सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं जो विरोध? नहीं, देखिए मैं ये कुछ नहीं बोलता, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूं कि किसान संगठनों ने आगे आकर के प्रशंसा की है और उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस को हरियाणा के इस फैसले से नसीहत लेनी चाहिए, वो भी जहां उनके अपने राज्य हैं वहां पर इसको लागू करना चाहिए। उन्होंने केजरीवाल को भी नसीहत दी कि केजरीवाल तो इधर उधर आहे बढ़ता घूम रहा है, तो अपनी सरकार को पंजाब के अंदर कहे कि वहां के किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदेंगे। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? हमने तो केजरीवाल साहब को कहा कि आप हरियाणा के अंदर समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? आप हरियाणा के किसान को जो SYL का पानी है, आप वो SYL का पानी ला करके दे दीजिए। हम आपसे मांग कर रहे हैं, आपकी सरकार है, परंतु हाथी के दांत है खाने की और दिखाने की और। पंजाब में कुछ और बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं। भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। भ्रष्टाचार के कारण तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि जो व्यक्ति ये बोलता था उसने मीडिया के सामने बोला, मैंने नहीं बोला, मैं इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे को, इसने मीडिया के सामने ये बोला, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक दाग भी लगा दिया तो हम त्याग पत्र दे करके उसकी जांच करवाएंगे। मीडिया के सामने बोला। ये भी कहा है अगर हमारे मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग लगता है तो तुरंत उसका त्याग पत्र लेकर के उसकी जांच कराएंगे। भाई ये तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था, कोर्ट ने कहा इसके ऊपर FIR दर्ज करी भी, ये भ्रष्टाचार हुआ है। कुर्सी सहित मुख्यमंत्री की जेल में चला गया। आपने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी अपमानित करने का काम किया और उसके बाद घर नहीं छोड़ा, कुर्सी नहीं छोड़ी। माननीय कोर्ट ने आदेश करे आपको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, आपने तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। ये कोर्ट ने कहा है, तब जाकर के इसने छोड़ना पड़ा, नहीं तो इसके ऊपर और कंटेम्प्ट हो जाती। वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम किंग मेकर बनेंगे। कहे का किंग में भ्रष्टाचार का किंग मेकर बनेगा? भ्रष्टाचार का उसको पूछना चाहिए, कहते भ्रष्टाचार का किंग मेकर बनेगा। आप लोगों को तो सुविधा नहीं दे सकते। भ्रष्टाचार करने के अंदर आप लोग इतने अग्रणी हैं कि आपने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। जो व्यक्ति ये बात बोलता था, मंचों के ऊपर बोलता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करूंगा। क्यों गले मिले? किस कारण से मिले? कोई ना कोई तो कारण है ना। फिर भ्रष्टाचार को ये बात करते हैं मिटाने की, भ्रष्टाचार की लोगों को मालूम नहीं है क्या? जानते नहीं है लोग क्या? तो सब जान रहे हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता कि आपके आने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव में? नहीं, फर्क पड़ने वाला विषय नहीं है। अच्छा, फर्क पड़ने वाला विषय नहीं है, सम्मान का विषय है। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का सम्मान करना मेरी जिम्मेवारी है। किसी का सम्मान कम ना हो। क्यों कम हो किसी का सम्मान? अरे ये सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये सीएम हाउस तो हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का है। इसी कारण से हमने कहा है कि आप आइए ना। एक गरीब व्यक्ति भी अगर यहाँ पर आएगा, मैंने कहा है कि गरीब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है, कितना भी दबंग कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, अगर आपके साथ गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय कर दिया तुरंत सलाखों के पीछे डालने का काम करूंगा। मैं बख्शूंगा नहीं किसी को, मैं गरीब के हित ऐसी हूँ। आपको सर ये लगता है कि जो आपको समय मिला है, 56 दिन का आपको समय मिला है काम करने का, तो आपको लगता है कि थोड़ा और कुछ समय मिलता
तो और कुछ आप बेहतर कर पाते या नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया था, मैंने बताया ना कि जब 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, 7 जून से अगर आप लोग देखेंगे, 7 जून को पहली मेरी जो योजना मैंने एकदम जारी की थी, हैप्पी कार्ड योजना अम्बाला से की थी। 7 जून को आपने देखा होगा, हर रोज मैंने एक योजना वो किया। 126 निर्णय लिए हैं, 56 दिन के अंदर 56 लिए। दिन में 126 अभी 44 दिन और शेष बचे रहे थे, और उस 44 दिन के अंदर मैंने कहा है, मैंने नंबरदारों को भी बुला रखा था, उनकी भी डेट थी दी हुई, परंतु सारा का सारा रुक गया। मैंने इनको भी बुला रखा था, 100 गज के जो प्लाट देने थे, इसकी डेट तय थी। मेरे अभी और 44 दिन के काम बाकी थे, वो रुके हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। आपको क्या लगता है सर कि कौन से ऐसे 2 काम हैं जो आपको लगता है कि ये आपको करना था लेकिन वो 2 काम रह गया? नहीं, देखिए मैंने बताया ना, गरीबों को 100 गज के प्लाट, जो 1 लाख परिवारों को मैंने 100 गज के प्लाट, पूरी तैयारी है, उसके अंदर पूरी तैयारी है, परंतु हम देंगे उसको 8 तारीख के बाद। हमारी पूरी रचना योजना पूरी तैयार है। ऐसे कई काम है, बड़े काम है, उनको सैनी लेकर साहब, के आपने अभी जो मैनिफेस्टो की बात की, आपके भी जो संकल्प पत्र में है, आमतौर पे भाजपा वो फ्री बीज के जो मुफ्त की वो जो है योजना या मुफ्त की रेवड़ियाँ, उसके खिलाफ रही है। आपने ही अभी कहा कि हिमाचल के वहाँ पर महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की गई, और जबकि आर्थिक स्थिति खराब है। अब ऐसा क्या हुआ कि भाजपा भी यहाँ पर महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा कर रही है? आर्थिक स्थिति तो हरियाणा की भी बहुत अच्छी नहीं है, 3 लाख उसका करोड़ का कर्ज है, और 500 रुपये सिलेंडर। तो फ्री बीज वाली जो मुफ्त की रेवड़ियों वाली वो है, वो भाजपा भी ऐसा क्यों करने लगी है? नहीं, देखिए इसके अंदर ऐसा नहीं है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने 500 रुपये के गैस के सिलेंडर की बात कही है, देखिए कांग्रेस उस हद तक जा रही है कि आप भी कल्पना नहीं कर पाएंगे, हम भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस बहुत नीचे चली गई है। जिस पार्टी ने 60 साल देश के ऊपर शासन किया हो, उसकी हालत ऐसी हो गई हो कि उसको गारंटी देनी पड़ रही, भी हम आएंगे, ये करेंगे, हम गारंटी देते हैं। भाई 60 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, अब आपकी गारंटी के ऊपर कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करता। नहीं, मेरा ये और था मैं कि आपको बता रहा हूँ, मतलब इसको कैसे करेंगे? नहीं, अगर आ जाते हैं, जैसे हम अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर ये सारी घोषणाएं करते हैं, पूरी करने हैं होगी, तो 16 से 18% ज्यादा बजट की जरूरत होगी। मैं उसी की तरफ आ रहा था सर। जैसे इन्होंने कहा, हिमाचल के अंदर कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, दिया नहीं, दे नहीं पाए, नहीं दे, क्योंकि बजट ही नहीं इनके पास है, दे नहीं पाए। परंतु हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने उसका रास्ता निकाला। हमने रास्ता निकाला, उसको हमने लागू भी कर दिया, लग रहा है लागू कर दिया मैंने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्या हर घर मुफ्त बिजली योजना बनी। मैंने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई, उसी के अंदर जब 100 दिन के एजेंडे में था मेरे ये, तो मैंने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई। मैं कहा हमने इसको लागू करना है, अभी तुरंत चालू करना है इसको। हरियाणा के अंदर मैंने इसको अम्बाला से किया चालू, शायद आपके ध्यान में होगा, अम्बाला के अंदर इसको लॉन्च किया था मैंने। और अम्बाला के अंदर लॉन्च करके मैंने कैथल में इसका कार्यक्रम जो डिस्ट्रीब्यूशन का था, स्टार्ट करने का था, उन घरों के अंदर जिसके ऊपर सोलर पैनल लगने थे, ऐसे मैंने उस दिन लगभग 1000 के लोगों को हमने शुरुआत की थी। लग रहा है हमने एक रास्ता निकाला कि हर घर के ऊपर जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे, और उसकी कीमत 1,10,000 रुपये पड़ती है। योजना बनी, योजना बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपये केंद्र सरकार देगी, बाकी का पैसा हम दे देंगे। और रास्ता क्या निकला, घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, ग्रीन एनर्जी उत्पन्न होगी, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये सोच फ्री हो गया उसका, तो
1,80,000 की इनकम में आने वाले सब लोगों का फ्री कर हो गया। हमारी खर्चा भी कुछ नहीं है, वन टाइम का खर्चा है। कितना लाभ हुआ है उसका? उल्टा हमें वहाँ से एनर्जी मिलेगी, बिजली मिलेगी। जो फालतू बिजली होगी तो ग्रिड के अंदर आएगी और बिजली हमें मिलेगी। बिजली वाला तो खैर ठीक है, वहाँ जैसे तो हम उसके रास्ते पंजाब में और दिल्ली में भी वो दे रहे हैं, लेकिन ये जो महिलाओं को हर माह पैसा देने वाला वो है, या जैसे स्कूटीज का आपने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां कॉलेज जाने वाली होंगी उनकी स्कूटीज, तो क्या पर्याप्त बजट होगा? या बिल्कुल हमारे पास सब संसाधन है। इसका कोई हमारे रोड पास मैप? बिल्कुल उसका रोड मैप तैयार करके हर उस तक सुविधा पहुंचाने की जिम्मेवारी वो हमारी है। जब हमारा संकल्प पत्र है, अगर आप लोग देखेंगे हमारे 2014 के संकल्प पत्र को, 2019 के संकल्प पत्र को हमने 100% हूबहू उसको धरातल पर उतारा है, और ये 2024 का संकल्प पत्र भी हम हूबहू धरातल के ऊपर उतारेंगे, इसलिए हम काम कर रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ रही है भाजपा हमेशा, उसके बाद भी इस बार 10 नेताओं के परिवारों को टिकट दिए गए, इस पर आप? नहीं देखिए सर, यह परिवारवाद नहीं है जो आपने कहा। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद तो ये है कि सोनिया गांधी अगर थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, जवाहरलाल नेहरू से ले जाएं, जवाहरलाल नेहरू, और फिर अगर उसके बाद आए तो हम ये अपना राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी। अध्यक्ष भी यही बन रहा है पार्टी का प्रधान भी यही बन रहा है, प्रधानमंत्री भी यही बन रहा है। इससे बाहर की सोच नहीं है। और हरियाणा के अंदर अगर आप आ जाइए, हरियाणा में हुड्डा ही सब कुछ है। कुमारी शैलजा दांव के ऊपर लगा दी, अशोक तंवर दांव पर लगा दिया, किरण चौधरी दांव पर लगा दी। अगर थोड़ा सा कोई इस प्रकार की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, गेल पड़ी साफ। ये परिवारवाद है। क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल आप INLD को देखेंगे, आप जज्बा को देखेंगे, आप जो मुलायम की पार्टी है समाजवादी उसको देखेंगे, जो क्षेत्रीय दल हैं, ये परिवारवाद है। इस बात को कि एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, परिवार का दूसरा बच्चा भी मेहनत कर रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें हम उसको मानते भी नहीं है कि परिवारवाद है। परिवारवाद एक दल को चलाने वाला व्यक्ति है, कि एक दल अपनी मनमर्जी करता है, एक दल अपने आप सिस्टम को वो करता है, अच्छे काम करें, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकलता, और लोगों की भी इच्छाएं होती हैं। अभी अगर आप लोग पंजाब के अंदर देखेंगे, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बड़े नेता थे, और परिवारवाद का शिकार हुए, छोड़ करके चले गए, किनारा हुए ना। अकाली दल कहाँ है? जब इस प्रकार के बड़े दिग्गज नेता जो सपोर्ट करते हैं, दल चलता है पर सामूहिक रूप से चलता है, उसमें बड़े बड़े एक पेड़ की तरह होता है। ये पेड़ के कई टहने बहुत मोटे होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और कई और भी टहनी होती हैं, परंतु अगर वो टहना कट जाए तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो वही इसकी विषय है, क्योंकि जब इतने बड़े दिग्गज लोग सपोर्ट करते हैं और जब उनको लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, हमारे का शोषण हो रहा है, तो वो किनारा करते हैं। जब वो किनारा करते हैं तो उसका जो मूल है वो मूल खत्म होता है। तो मेन कारण ये है, वही परिवारवाद है, और परिवारवाद से नुकसान होता है। सैनी जी, आप अमित शाह आए थे और साथ आपने बोला कि नायब सिंह सैनी हमारे सीएम के दावेदार होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राव इंद्रजीत भी कई बार इशारा करते हैं कि मैं भी सीएम पद का दावेदार हूँ, और उसके कुछ दिन बाद अनिल विज साहब ने भी कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकता सीएम। अच्छा है, नहीं मैं किसी नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी का उच्च नेतृत्व है। आमतौर पे भाजपा में ऐसा होता नहीं है। भाजपा को बड़ा अनुशासित पार्टी माना जाता है कि इस तरीके से सीएम के कई दावेदार हो, वो भी तब जब घोषित कर दिया गया है, तो उसके बाद क्या लगता है कि कहीं बाद में ऐसे फिर सुर तो नहीं उठेंगे? नहीं, विषय ये नहीं है। दावा करना हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु जो आपने कहा है
कि पार्टी जो निर्णय करती है, मैंने भी कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी दिशा निर्देश देता है उसको फॉलो करते हैं और उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति की सोच है कि पार्टी क्या चाह रही है और वो पार्टी के उस फैसले को किस नज़रिए से देख रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दोनों के दो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के फैसले को किस नज़रिए से देख रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। परंतु हमारा अंतिम फैसला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। मेरी कौन सी औकात थी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? मैं तो एक गरीब परिवार का, पिछड़े समाज का, गरीब किसान का बेटा हूं। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये तो मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, मनोहर लाल जी, ऐसे व्यक्तित्वों की ये सोच है कि एक गरीब परिवार के बेटे को ये जिम्मेवारी देकर के बैठा दिया है। और इसको ये मैं कभी भी इस भावना से नहीं ले रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। मैं इस भावना से नहीं चल रहा हूं। मेरे को तो एक जिम्मेवारी दी है पार्टी ने, मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं। जब मेरे को कोई जिम्मेवारी मिली है तो उसका निर्वहन करना मेरी जिम्मेवारी है, तो उसका निर्वहन कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री बन करके नहीं बैठा हूं, मैं तो पद का निर्वहन कर रहा हूँ, जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। आपने ठीक कहा, बहुत से साधारण कार्यकर्ता या जो पार्टी वर्कर्स काफी समय से लगे हुए हैं, उनकी भी ये इच्छा शायद होती है कि उनको भी मौका मिले। तो क्या यही वजह नहीं है कि इस बार बहुत ज्यादा जो बागी हैं, जो हैं वो अनेक सीट्स पे खड़े हो गए और कई जो है वो पार्टी छोड़ के भी गए और लगभग 20 या 23 के आसपास जो है वो निर्दलीय या दूसरे दलों में जाके, जो आपके ही भाजपा में थे लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पे जहां पे उनको टिकट नहीं मिली। ऐसी स्थिति शायद पहले नहीं हुई थी और कईयों की सीट्स भी बदलनी पड़ी। तो इस बार क्या ऐसा कुछ लगा कि बहुत ज़्यादा डावाडोल हो रहा है या क्यों ऐसा है? ये नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था, मैंने प्रेस के अंदर बोला था, मेरे को पूछा था। देखिए, मैंने कहा था कि हमारी हर विधानसभा के ऊपर लगभग 10 से लेकर के 15 तक लोगों ने अप्लाई किया, काफ़ी संख्या में किया हमारे कार्यकर्ताओं ने, और सबकी इच्छा है, सबने काम किया, सभी मजबूत है। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि बेटा कम मजबूत है या तेरे पास कम वो है, हमने कुछ नहीं किया। परंतु हमने लगातार जो हमारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अप्लाई किया, कमल का फूल तो एक ही था, हमने उनको कहा कि एक कमल का फूल है, बाकी को तो 10 लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक को मिलेगा। ये कई लोगों ने ज़्यादा काम किया, किसी ने कम किया, किसी के मन में पीड़ा आती है कि मैंने ज़्यादा काम किया है, मेरे को मिलना चाहिए था। परंतु कई बार पार्टी के सामने भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि दूसरे कार्यकर्ता को देना पड़ता है। जब दूसरे को जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा आता है कि मैंने काम किया। नाराज नहीं होता पार्टी से, गुस्सा आता है। एक दो जो नाराज हुआ है, इधर उधर गया, उसके कोई अपने पर्सनल कोई कारण हो सकता है। नहीं, सभी हमारे कार्यकर्ता मजबूती से उन्होंने आपको नहीं लगता कि भी किया इसका है बहुत ज्यादा असर और पड़ेगा? तीसरी बार कमल का फूल खिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जितना द्वंद्व है आप लोग देख रहे हैं, हाँ, वहाँ भी कांग्रेस के अंदर तो इतना बड़ा द्वंद्व है कि बापू बेटा ही तो बात शायद कर लेते होंगे कांग्रेस में, बाकी मुझे नहीं लगता कोई और बात कर ले आपस में बैठ करके, मुझे नहीं लगता। क्योंकि उदय भान को तो 24 घंटे हुड्डा साहब अपने साथ रखते हैं, वो दिखाने के लिए रखते हैं। और जिस दिन उसने ये भी कह दिया उदय भान ने कि मेरे को आप कोई उच्च पद दे दो, उसका भी उसी दिन वही हाल हो जाएगा जो अशोक तंवर को या और जो कुंवरी शैलजा को या वही हो जाएगा। अभी तो वो खाली दिखाने के लिए उसको रखा हुआ है, साथ साथ उसका चेहरा दिखाना, कोई मतलब नहीं है, यूज कर रहे हैं उसको। कांग्रेस के लोग उदय भान को भी यूज कर, मैंने कहा था एक दिन उसको, वो एक दिन बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था, मैंने उदय भान को कहा था, मैं कहा उदय भान साहब आपको मिर्चपुर कांड नहीं दिखा क्या, आपको गोहाना कांड नहीं दिखा क्या, आपको बुरहाला कांड नहीं दिखा क्या, क्या हालात करी है दलितों के साथ कांग्रेस ने, आप क्यों भूल गए हैं, आप क्यों उस को देख करके आपने चश्मा लगा लिया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
कुछ तो बोलना चाहिए था उदयभान को। सर मेरा एक सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अब सीएम नहीं है दिल्ली के, आतिशी जी को दे दिया गया है, अब वो उनका सारा फोकस अब हरियाणा चुनाव पे है, तो अब अरविंद केजरीवाल को कितना प्रभावशाली और अपने मतलब कि भाजपा के लिए कितना वो टक्कर साबित हो सकते हैं इस चुनाव में? कोई टक्कर नहीं है। मैंने कहा है कि वो अपने आप नहीं आया, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आतिशी को मैंने बधाई दी थी, मैंने आतिशी को कहा था कि आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिली है, आपको बधाई है, परंतु केजरीवाल की तरफ नहीं चलना। जिस प्रकार से उसने दिल्ली के लोगों का शोषण किया है, आप अपने उससे चलना, कभी केजरीवाल के कहने से उसी प्रकार उसी डर्रे पे चले, आप भी जेल में चली जाएंगी। सिरसा सीट पर रोहतास जांगड़ा जी ने नाम वापस ले लिया और उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया प्रदेश कार्यालय में कि अभी जानकारी नहीं है और उनको तलब किया गया है। क्या ये पार्टी में ही आपस में सामंजस्य नहीं, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है हमारा, क्योंकि गोपाल कांडा की पार्टी के साथ हमारा समझौता है। हम भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गोपाल कांडा इनकार कर रहे हैं। कोई इनकार नहीं कर रहा, हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। सर मोहनलाल बड़ौनी जी भी तो यही कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है समझौते को लेकर गोपाल कांडा के साथ। नहीं, हमारा उनके साथ, हमने उनको सपोर्ट किया है, हमने गोपाल कांडा को सपोर्ट किया है। उनकी पार्टी से एक सीट के ऊपर वो खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। एक इंटरव्यू, ये हमारा एजेंडा क्लियर है, इसके अंदर किंतु परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा को सपोर्ट किया, इतना बस। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे गोपाल कांडा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो इनेलो बसपा और हम मिलकर जो है वो भाजपा की सरकार वो उसका अपना विचार हो सकता है। क्या ऐसी संभावना होगी कि आप इनेलो और बसपा का सपोर्ट लें? नहीं, देखिए मैंने कहा है वो उसका अपना विचार हो सकता है, उसका अपना विचार उसने कहा है ना, हमने तो नहीं कहा। नहीं, कांग्रेस भी अब कह रही है कि ये तो बी पार्टी है भाजपा की बी पार्टी है ये, मतलब इब अगर मैं कहूँ वो तो गाली देते हैं एक दूसरे को। इब कांग्रेस और आम आदमी क्या थी, हम तो पहले कहते थे भी कांग्रेस की है बी पार्टी, अरविंद केजरीवाल है, वो तो साबित हो गया। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने गोपाल कांडा को सपोर्ट किया है क्योंकि उन्होंने हमारे से सीट मांगी थी, एक सीट हमने उनको दी है और क्योंकि समझौता होता है इसी कारण से हमारे प्रत्याशी ने वहाँ से विड्रॉ किया है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। हमने उसको सपोर्ट किया है, उन्होंने एक सीट हमसे ली थी और वो सीट हमने उनको दी है। ये एकदम क्लियर एजेंडा है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये बड़ा मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार में आ रही है, बड़े मैंडेट के प्योर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। और मैं हरियाणा के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे 56 दिन के कार्य को देखा है। मैं हरियाणा के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा, उनके सम्मान को मजबूती से आगे बढ़ाने का, हरियाणा को आगे ले जाकर के समान रूप से हरियाणा का विकास। और मैंने तभी कहा था, मैंने उन्हीं शब्दों के ऊपर कहा था क्योंकि अब मेरे मन को पीड़ा होती है, मैं युवाओं के साथ हूँ। इन्होंने जाकर के कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग है, हुड्डा साहब की मैं बोलता हूँ, हुड्डा साहब की भर्ती रोको गैंग, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया, उसकी ड्यूटी भी है संज्ञान लेना, उसने संज्ञान ले लिया कि अभी जब एक दल ने आपत्ति दर्ज की है तो रिजल्ट ना निकाले। हमने कहा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। 25,000 बच्चों के अब ये बढ़ करके 32,000 हो गए और रिजल्ट आ गए, 32,000 हो गए। 32,000 बच्चों के रिजल्ट मैंने ये कहना पड़ा, ये संकल्प लेना पड़ा कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले उन युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये बात मैंने कहनी पड़ी, ये इन्हीं के कहने से। ये युवाओं के हितैषी नहीं है, कांग्रेस पार्टी युवाओं की दुश्मन है। उसका चेहरा भी सामने आ गया, उसका चेहरा उनका एक विधायक है जो जिसको प्रत्याशी बना रखा है NIT से, उसकी रील चल रही है। क्या बोल रहा है पब्लिक के बीच में, वो ये बोल रहा है कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरियां हम देंगे, मेरे हिस्से में 2,000 आ रही हैं। फिर वही भ्रष्टाचार जो 2014 से पहले चलता था, फिर वही भाई भतीजावाद। गरीब आदमी कहाँ जाएगा?
ये तो त्याय से तैयार बैठे हैं जनो सरकार आ गई है, हुड्डा सरकार नहीं आ रही है कांग्रेस की। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि ये भी कोई साजिश है, जो वो वीडियो वायरल हुए हैं। फिर उसका टिकट वापस ले लेना, हुड्डा साहब को कहो अगर साजिश है उसका टिकट वापस ले ले, कह दे आपको टिकट नहीं देंगे, टिकट वापस लेकर के खाली छोड़ दे सीट को, कोई आफत आ गई क्या। एक इनका दूसरा विधायक बोल रहा है असंध से, वो कह रहा है कहा जी हमारी सरकार आ रही है, सबसे पहले तो मैं अपना घर बनूंगा, और फिर कहने लगा कहा जो मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं मेरी सपोर्ट के अंदर फिर उनका घर भरूंगा। जनता कहाँ गई, जनता बाढ़ में जाए। ये किस प्रकार की सोच लेकर के चल रहे हैं। फिर इनका टिकट वापस ले क्यों नहीं लेती कांग्रेस पार्टी, उनका टिकट विड्रॉ कर लेने चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना ये कोई ठीक व्यक्ति है। इनकी मंशा जाहिर हो रही है। ये देश को प्रदेश को सत्ता में इसलिए नहीं आते कि हमने सेवा देनी है, ये इसलिए आते हैं कि हमने प्रदेश को और देश को लूटना है, इसलिए सत्ता के अंदर हाथ पैर मारते हैं, तभी ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा वो आ गया था कि राहुल गांधी साहब एक पवित्र संविधान की बुक को लेकर के खड़े हो जाते हैं कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार और आरक्षण को खत्म कर देंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। इनका डीएनए क्या है, डीएनए क्या है कांग्रेस का। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण को खत्म कर दो। राहुल गांधी ने जाकर के विदेश में जाकर के बोल दिया कि आरक्षण को हम खत्म करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। हुड्डा साहब भी यहाँ बोलते हैं, पत्रकारों ने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब भी बोलते हैं हाँ हम करेंगे। तेरी मंशा क्या है। एक तरफ तो आप आरक्षण की बात करते हैं, आपके दो चेहरे हो रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं है प्रदेश को। 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया हुआ है, तो उसका रोड मैप क्या है? बिल्कुल रोड मैप हमारे पास है, आपको बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। कांग्रेस ने जितनी भर्ती किया था 10 सालों के अंदर, हमने उससे 2 गुना भर्ती किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के किया। भर्ती रोको गएंगे, हमारी हर भर्ती को कोर्ट में लेकर के गया, कोर्ट ने उसको वेरीफाई करके फिर हमने भर्ती किया। एक भी बच्चा कोर्ट में नहीं जा सकता। इस ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर हमने नौकरियां दी हैं। कांग्रेस ने जितनी नौकरियां दी हैं सारे के सारे कोर्ट में घूम रहे हैं, सारे के सारे कोर्ट में घूम रहे हैं। ये हालात है। हमने ट्रांसपेरेंसी के आधार पे दी है, हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। हम 2 लाख नौकरियां, अगर हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है तो हम 2 लाख नौकरियां हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार के ऊपर देंगे। सर अगर आपकी सरकार आती है तो कौन सा ऐसा आते नहीं, आ गई है आती नहीं। ऐसे क्या सोचा 8 तारीख के बाद देखना, सबसे पहले आप क्या योजना है आपके मन में क्या है वो आपको बताएंगे। अभी कहा है ना कि 8 तारीख के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सैनी साहब। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।